बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं LSE पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6, ठीक है। मिडवाइफरी ऑप्स एंड ऑप्स नर्सिंग जो हमारी बुक है डॉक्टर शालिम मांगो की, उसका हम कर रहे हैं चैप्टर 6। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर चैप्टर 6 आपको फुली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अच्छा, कमेंट आप लास्ट पे करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैं ये करवा कहाँ से रही हूँ। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है, यहाँ से मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है। और पहले भी मैं आपको सारे नोट्स से ही लेक्चर देती रही हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सबसे पहले तो वो मैं आपको बताऊँगी, वो आप मार्क कर लीजिए। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिख लें अपनी बुक के ऊपर, अपने जो है नोटबुक के ऊपर। जैसे आपने लिखना है व्हाट इज़ एप्गार स्कोर, पेपर में जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, शॉर्ट नोट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग या एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, या आ सकता है एप्गार एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम, डिफाइन IRDS, राइट अ नोट ऑन जॉन्डिक्स ऑफ न्यूबॉर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिक्स इसमें हम देखेंगे। हिमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न थोड़ी थोड़ी ये करेंगे। जो न्यू एडिशन है उसमें ये जो है ना थोड़ा सा इन्होंने कट आउट कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। इंजरीज ऑफ न्यूबॉर्न देखेंगे। थोड़ा सा डायरिया के ऊपर नोट, क्योंकि डायरिया का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकंड ईयर में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मिकोनियम इल्यूस, और इसकी जस्ट डिफ़ाइन करनी है NIFH, इसकी डिफ़ाइन छोटी छोटी डिफ़ाइन करनी है। इसके अलावा जो है ना इंजरीज ऑफ द बर्थ कैनाल थोड़ा सा हम देखेंगे। ये न्यू एडिशंस में उन्होंने कट आउट कर दिया, लेकिन पुरानी बुक में मेंशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो एल्डरी प्राइमरी ग्रेविडा इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मल्टीपारा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। ये लास्ट पे छोटी सी डिफाइन करेंगे, थोड़ी सी इसके जो है ना वो देखेंगे लास्ट पे इसके जो है ना वो क्या है जी, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ जी, किधर गया, ये है जी, लेवल है इसके, हाँ याद आया, इसके 4 लेवल है, ठीक है। उनको देखेंगे कि हर लेवल में क्या होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना आपको चैप्टर 6 की फुली प्रिपरेशन मैं करवा दूँगी। विद इन 30 मिनट्स 1 आवर में आपको ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि ये नोट्स के थ्रू आप बुक देख लें, इतनी लेंथी बुक लिखी हुई है, इतने लेंथी टॉपिक है और इतनी मुश्किल डिफाइंस हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बहुत इजी सिंपल वे में है, हैंड रिटन है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप विद इन 22 डेज़ में अपने पूरे साल का सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये इतने आसान, मतलब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको याद कैसे करना है। और आपको लाइफ टाइम याद भी रहेगा, क्योंकि जब आसान वर्डिंग है तो याद करना जो है ना वो आसान हो जाता है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम क्या उसके बाद भी नहीं बोलेगा। वाइवा की तैयारी भी इसके साथ ही हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। और वाइवा के लिए मैं एक बुक भी पब्लिश कर रही हूँ स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ओप्स एंड ओप्स नर्सिंग का वाइवा प्रैक्टिकल कॉपी से जो होना है और जो बुक में से पूछा जाना है। सारे चैप्टर यानी 22 चैप्टर के चैप्टर वाइज वाइवा क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में जो है ना बुक पब्लिश हो जाएगी। वो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी, उसको आपने गेट करना है। वाइवा की प्रिपरेशन अभी आप फिलहाल पेपर की तैयारी करें, ये जो 1-2 माह है, ठीक है। अच्छा जी, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। द इंसेंशियल्स मेडिकल केयर प्रोवाइडेड टू इन्फेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देखिए कितनी सिंपल सी डिफाइन है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं ना उसको हम इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसका गोल क्या है, इसका मकसद ये है कि रिस्पायरेशन को है वो मेनटेन किया जाए, वार्म प्रोवाइड किया जाए यानी बच्चे को गर्माइश प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। इसके अलावा जो है इंजरी से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो ये इसके गोल्स हैं, ये आप लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, उसकी मैनेजमेंट। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी मैनेजमेंट हमने करनी है, ठीक है। और ये जो गोल है ना इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 8 या 4 नंबर का अगर सवाल आता है या 10 नंबर का सवाल आता है तो आपके पास इतना डाटा होना चाहिए कि बस इसको जो है ना हम नंबर अच्छे ले सकें, ठीक है। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमने रिस्पायरेशन को हमने मैनेज करना है। फिर इसके अलावा जो है ना इनिशिएशन ऑफ क्राई यानी बच्चे का जो क्राई का की शुरुआत है ना वो स्टार्ट करवानी है और पोजीशन मेंटेन करनी है। और एप्गार स्कोर वो बहुत मस्ट है इस सवाल में। इस सवाल में और कुछ करें ना करें, एप्गार स्कोर का जो टॉपिक है ना वो आपने अच्छे से करना है और उसको जो है ना ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है कि एप्गार स्कोर है क्या। ये शॉर्ट अलग से भी डिफाइन आ जाती है, ठीक है, और ये लॉन्ग भी आता है एप्गार स्कोर वाला, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पायरेशन देखते हैं। ये देखें, अभी आपको पता है कि टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो मेरे लिए जो है ना बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन करना। ये हेडिंग दी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पेपर आपने इसी तरह
जो है ना वो अटैम्प्ट करना है। एस्टैब्लिशमेंट में नर्स शुड क्लियर द न्यूबॉर्न एयरवे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू हेल्प न्यूबॉर्न ब्रीथ इफेक्टिवली, यानी नर्स जो है ना वो क्या करती है कि बच्चे का जो माउथ है एयरवे सारा क्लीन करेगी ताकि बच्चा जो है ना आसानी से सांस ले सके, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ क्राई में नॉर्मली 90% ऑफ न्यूबॉर्न्स क्राई आफ्टर बर्थ, 99% जो है ना बच्चे क्राई करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा क्राई नहीं करता तो उसके सोल को रब किया जाए, ठीक है, उसके फिट को जो है ना रब किया जाए, ये इसका जो है ना वो क्या क्या है इसकी मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद है पोजीशन। बेस्ट पोजीशंस इज़ अच्छा जी, बच्चे की जो बेस्ट पोजीशन है ना वो ये होनी चाहिए कि बच्चे का जो हेड है ना वो लोअर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी, ठीक है। बॉडी से उसका हेड जो है ना वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तो उससे जो है ना पोजीशन इसकी मेंटेन होगी। एपगार स्कोर, एपगार की सबसे पहले तो एब्रीवेशन देख लेते हैं। एपगार की डिफाइन जो है ना वो सिंपल सी ये है कि 1 और 5 मिनट में जो स्कोर हम जो है ना वो मैयर करते हैं ना उसको हम एपगार स्कोर करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एपगार स्कोर की सबसे पहले ऐसे ही आपने एब्रीवेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लेना है जी, एक इसको अपीयरेंस, पी से पल्स है, ठीक है, जी से ग्रामिस है, ऐसे एक्टिविटी और आर से रिस्पायरेशन। और आपने ये जो चार्ट है ना इसको भी आपने याद करना है क्योंकि वायु में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर एपगार स्कोर जो है 0 है या 1 है या 2 है तो किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। उसमें एक्टिविटी, उसमें अपीयरेंस, उसमें जो है ना वो ग्रामिस और रिस्पायरेशन क्या होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, नॉर्मल जो टोटल एपगार स्कोर है वो कितना होता है, टोटल एपगार स्कोर 10 है, ठीक है। और जो नॉर्मल एपगार स्कोर आपको एमसीक्यूज आ सकता है वो है 7 to 10, ठीक है, बिटवीन 7 to 10 ये नॉर्मल एपगार स्कोर है, ठीक हो गया। अच्छा, केयर ऑफ कोड इसमें इंक्लूड है। केयर ऑफ कोड में जो है ना हम थोड़ा सा देखेंगे कि कोड इज क्लम्प्ड आउट एट डिफरेंट 2 पॉइंट, नथिंग अप्लाइड ऑन द कोड, लेफ्ट टू इट इज़ लेफ्ट टू ड्राई, ठीक है। कोड के ऊपर हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करना, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली 7 से 10 डेज़ बाद जो है ना लेफ्ट हो जाएगी, उतर जाएगी, ठीक है। अगर फाउल ऑर्डर, कोई डिस्चार्ज या रेडनेस या फीवर हो रहा है बच्चे को तो डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है, वरना ये जो है ना, ठीक है। और पेशेंट को हमने गाइड करना है कि इसको वेट ना करे, इसको यूरिन ना लगने दे, ठीक हो गया। अच्छा, केयर ऑफ आई, अगर बच्चे की आंखें ख़राब हो जाती हैं तो उसमें जो है ये सारी जो है ना इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपने केस किया, बच्चे को केयर कैसे करनी है और पेपर में भी आता है, वायु में भी आता है, ठीक है, इसको मस्ट करना है। अच्छा जी, अगर जो है ना बच्चे की आई को क्लीन करना है इन केस ऑफ एरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगर कोई जो है प्रॉब्लम होती है, आई में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इन केस ऑफ इन्फेक्शन हमने एरेथ्रोमाइसिन जो है ना वो यूज़ करनी है, ठीक है। और उसको जो है ना बूथ आइज़ के ऊपर अपर जो है ना वो सेपरेट करना है, ओवर द आई एंड लोअर, ठीक है, बूथ लोअर लिड्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, विटामिन के का भी बड़ा रोल है जी। न्यूबॉर्न्स नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर विटामिन के, बच्चा जो है ना विटामिन के जो है ना वो नहीं मैन्युफैक्चर करा, वो नहीं प्रोड्यूस करा, वो नहीं जो है ना वो उसको प्रिपेयर करा, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग फैक्टर, बच्चे का जो खून जमना, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसको जो है ना अगर बच्चे को इंजरी हो जाती है या जो है ना कोई भी मसला हो जाता है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो विटामिन की आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। कितनी परसेंट इंजेक्ट करना है, 0.5 ml IM हमने जो है ना इंजेक्ट करना है। देखिए, एक क्वेश्चन याद हो गया, कितना टाइम लगा है, ठीक है, 5-10 मिनट लगे हैं, ये क्वेश्चन आपको रेडी हो गया और ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, इसी तरह हेडिंग के साथ याद करें। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारा क्या है जी, माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में आता है। ये जो पहले 10 चैप्टर है ना 1 to 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये जो है ना आपको नोट से पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट जो है ना वो किस तरह जो है क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आप जो है ना मैं आपको यही कहूँगी, ये नोट्स मेरे पास PDF में मौजूद है, मैं TCS भी करवाती हूँ, दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो आप इनको जो है ना ज़रूर गेट करें और विद इन 1-2 मंथ में अपनी तैयारी करें। इसके अलावा मैं आपके साथ पास पेपर शेयर करूँगी, प्रैक्टिकल कॉपीज़ में आई हुई हैं, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा 1 by 1, ठीक है। तसल्ली रखिए, हौसला रखिए। माइनर डिसऑर्डर ये देख लीजिए, स्टफी नोज है, स्टिकी आई है, स्किन रैश, कंजाइटल फिमोसिस है, डेंटल क्राइसिस, बर्थ मार्क्स, फिजियोलॉजिकल डॉन्टिक्स और कॉन्स्टिपेशन। जब तक इन चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट लेके याद नहीं करेंगे आपको एक पॉइंट भी याद नहीं होगा। इन चीज़ों को आप समझेंगे अच्छे तरीके से, इनको आप इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, देन आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, नहीं तो पेपर में आपको 2 पॉइंट भी याद नहीं रहने, ठीक है। अच्छा, स्टफी नोज से क्या मुराद है? स्टफी नोज का मतलब है कि बच्चा जो है ना माउथ से ब्रीथिंग कर रहा है, नोज से नहीं कर रहा, ठीक है। और जो ईयर की स्वालोइंग है ना वो ज़्यादा हो रही है, ईयर वो अपने अंदर ज़्यादा लेके जा रहा है, मुँह से जो है ना वो सांस ले रहा है, इसको हम स्टफी नोज बोलते हैं, नोज़ ब्लॉक हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके जो है ना अलामतें क्या, इससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह बच्चे को होगी। तो ये क्या है जी, ये माइनर डिसऑर्डर है, बहुत हल्का सा डिसऑर्डर है। माइनर डिसऑर्डर का मतलब है कि थोड़े बहुत मसले जो बच्चे में न्यूबॉर्न में होते हैं उसको हल कैसे करना है सारा कुछ भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि नोस्ट्रल से हमने जो ना नोज़ को अच्छे से क्लीन आउट करना है, ठीक है, नॉर्मल स्लाइड से कॉटन को सॉक करके उसको क्लीन करेंगे तो वो जो है ना अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएगा, ठीक है। स्टिकी आई मतलब
चिपका रही हैं आइज़। इट इज़ ड्यू टू केमिकल लाइक स्टेफलोकोकस, ये केमिकल है जिसकी वजह से जो है ना स्टिकी आई होती हैं। एरिथ्रोमाइसिन हम 0.5 यूज़ करेंगे। यूज़ एवरी 6 आवर्स फॉर 7 डे, 7 दिन के लिए यूज़ करनी है और हर 6 घंटे बाद लगाना है, ठीक है। स्किन रैश में ब्लोची एरिथ्रोमेटोस है जिसमें जिस्म पर धब्बे बन जाते हैं। नैपकिन रैश आपको पता है, नैपी अगर बच्चे की चेंज ना की जाए, उसने मोशन किया हुआ है या यूरिन किया हुआ है तो जो है ना वो रैश स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, प्रीनस डर्माटाइटिस, इसमें एनस जो होती है ना स्टूल पास आउट करने वाली जगह, वहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है उसके गिर्द, ठीक है। फिर है थ्रश, इसमें जो है ना मुंह का ज़ख़म, बच्चे के मुंह में ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्किन रैशेज़ हैं सारे, बस आपने इतना करना है ये जैसे मैंने किए हुए, ठीक है। स्किन रैश ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर है कंजाइटल फिमोसिस, इसमें जो है ना पैदाइशी तौर पर एक बच्चे में प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है जी, इन विच द फोरस्किन ऑफ पेनिस इज़ टू बी पुल्ड बैक फ्रॉम द हेड ऑफ पेनिस। ये डायग्राम आप देखें। अच्छा, ये फिमोसिस है, ये वाली डायग्राम फिमोसिस की, और ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है। नॉर्मली इसी तरह पेनिस होती है, फोर स्किन इसी तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो है ना फिमोसिस में फोर स्किन जो है ना टू मच टाइट हो जाती है कि वो जो हेड है ना पेनिस का, मतलब हेड ऑफ पेनिस है ना, वो पीछे पुल बैक नहीं होता है, वो स्किन जो है ना ऐसे आगे को आई होती है, उसको हम कंजाइटल फिमोसिस कहते हैं। इससे में जो है ना बच्चे को पेशाब करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसका हाल यही है कि सर्कमसिजन कर दिया जाए, बच्चे के खतने करवा दो, ठीक है। अच्छा जी, जेनिटल क्राइसिस में जो है ना जेनिटल ब्लीडिंग्स इन द फीमेल, स्वेलिंग एंड सेक्रीशंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इन बूथ सेक्सेस, यानी मर्द या औरत में जो है ना बूथ सेक्सेस में अगर किसी भी किस्म की जो है ना सेक्रीशन हो रही है, मेमरी ग्लैंड से सेक्रीशन हो रही है, फीमेल में जो है ना वो जो एक्सटर्नल जेनिटल स्वेलिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम जेनिटल क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, किसी चीज़ की समझना है तो दोबारा पूछ लेना। बर्थ मार्क, अच्छा, बर्थ मार्क मीन्स इनरेगुलरिटी ऑन द स्किन प्रेजेंट एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ फर्स्ट मंथ। ये जो है ना बर्थ मार्क, ये बच्चे की पैदाइश के पे जो है होगा, या फिर जो है ना शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ये लाइक जिसको हम मोल्स नहीं बोलते, ठीक है, तिल वगैरह। ये दो टाइप्स इसकी होती हैं, पिगमेंटेड बर्थ मार्क है और वस्कुलर बर्थ मार्क, ठीक है। पिगमेंटेड बर्थ मार्क जो है ना ओवर ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड सेल्स, इसमें जो है ना जो पिगमेंटेड सेल्स है ना उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और जो वस्कुलर बर्थ मार्क है ना उसमें एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एट द बर्थ, मीन्स इसका कलर जो है ना, एक तो होता है ना सिंपल बर्थ मार्क, ठीक है, उसका कलर जो है ना इतना जो है ना वो नहीं होगा, ब्लैकिश ही होगा, सिंपल जो कलर होता है। लेकिन वस्कुलर बर्थ मार्क में ब्लड वेसल्स यानी ब्लड ब्लू और रेड कलर का जो है ना बर्थ मार्क होगा। दो टाइप है, ठीक है। कौन कौन सी हैं जी, एक वस्कुलर है और एक पिगमेंटेड है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दो टाइप्स हैं बर्थ मार्क की। फिर आ जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिक्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिक्स इट इज़ करेक्टराइज बाय येलो स्किन एंड आई, इसमें जो है ना बच्चे की आंखें और बच्चे की स्किन पीली हो जाती है, जर्द हो जाती है, ठीक है। और ये इसकी वजह क्या है कि इसमें जो एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जॉन्डिक्स होता है बच्चे को। ट्रीटमेंट क्या करना है, जॉन्डिक्स पासिस ऑफ विद इन अ वीक, ये जो है ना अक्सर एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। चाइल्ड शुड बी गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, इसमें हमने बच्चे को क्या करना है जी, एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी बच्चों को होता है जी। कॉन्स्टिपेशन में इट इज़ इन बेबीज़ इट इज़ ड्यू टू आर्टिफिशियल, ज़्यादातर ये जो आर्टिफिशियल दूध बच्चे पीते हैं ना उस वजह से होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, इसका ट्रीटमेंट है हमने प्रॉपर डाइट देनी है, बच्चे को एक्स्ट्रा वाटर देना है, नो यूज़ लैक्सेटिव, हमने कोई कब्ज़ को शायद चीज़ नहीं देनी, यानी वो चीज़ जो कब्ज़ को तोड़ती है, ख़त्म करती है, वो हमने नहीं देनी बच्चे को, बच्चे के लिए वो ठीक नहीं होती, ठीक है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 4 ml, ठीक है। 4 ml जो है ना हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आप देख लें, ठीक है, ये हमने देना है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा टाइम लगा, 2 सवाल हमें याद हो गए हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर आपको जो है ना मैं इस वीडियो में जो है ना करवा दूँगी, मेरी पूरी कोशिश है। अच्छा जी, फीडिंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग। ये जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता है ये कॉमन मेथड है और ये इससे बच्चे प्रिवेंट होता है इन्फेक्शन से। और आर्टिफिशियल जो मेथड है वो जो है ना आपको पता है कि उसको बोटल फीडिंग हम बोलते हैं, यानी माँ के दूध के अलावा जो बच्चा फीड करता है ना उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग या उर्दू में आपको बता रही हूँ, ये इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन द इन्फेंट फीड अदर देन ह्यूमन मिल्क, माँ के दूध के अलावा जो बच्चा दूध पीता है आर्टिफिशियल। अच्छा जी, अच्छा एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या है जी, इसमें गुड कंपोजिशन है, इजीली डाइजेस्टेबल है, इसके अलावा इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इन्फेक्शन से बच्चा प्रिवेंट होता है, स्टेरलाइज होता है, ईजीली अवेलेबल है और इसको प्रिपरेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है और लैक्सेटिव एक्शन है इसमें, ठीक है। और ये एलर्जी, नो डेंजर ऑफ एलर्जी, इसमें कोई जो है ना एलर्जी का ख़तरा नहीं होता। इसके अलावा जो है ना माँ और बच्चा
बच्चा दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन रहता है इससे, और इसके अलावा कॉन्सेप्शन के इसमें चांस कम होते हैं, हमल के चांस कम होते हैं, और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में जो है ना हेल्प आउट करता है, यानी यूट्रस के अपनी जगह में जाने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये कितना ईजी सवाल आपको 2 मिनट में याद हो गया है, ठीक है। ये देखें जी, इतने इजी तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि आपको थोड़े से टाइम में जो है ना प्रिपेयर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, और ये आप बात याद रखिएगा कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स इस तरह वीडियो बना के बताए जाएँ। टाइम कम है, आपको पता है, और मैं आपको पता है कभी कभी वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा CMW के स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाना होता है, LHE पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम होता है, तो इसलिए टाइम नहीं होता। सो बेहतर हल यही है कि आप नोट्स लें, उससे तैयारी करें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, टाइम आपका भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा, और आपको चीज़ों की भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एस्फिक्सिया न्यूनेटम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्फिक्सिया न्यूनेटम से मुराद है नॉन इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पल्मरी रिस्पायरेशन एट बर्थ। बच्चे का जो पल्मरी रिस्पायरेशन है ना, अच्छा, बच्चे का जो पल्मरी रिस्पायरेशन है ना, इसके लंग्स जो है वो सही से वर्किंग आउट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी काजेज़ क्या है, इसमें जो है ना यूट्राइन इशू हो सकता है, ठीक है, उसका हार्ट प्रॉब्लम में मसला हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, एनीमिया, कोल्ड कंप्रेशंस, फिटल इन्फेक्शंस, प्रीमेच्योर बर्थ और डिफ़िकल्ट लेबर, इस वजह से जो है ना एस्फिक्सिया न्यूनेटम हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकती हैं जी, कार्डिक फेलियर है, रेनल फेलियर है, सीजर्स, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़, ठीक है। मैनेज किस तरह करना है, इसमें जो है ना इमीडिएट सक्शन बाय म्यूकस सकर, बेबी पुट फ्लैट और स्लाइड हेड डाउन, ये सारी इसकी मैनेजमेंट लिखी हुई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी IRDS, इसका क्या मतलब है। IRDS आइडियोपैथिक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रीथिंग डिजीज़ अफेक्टिंग प्रीमेच्योर इन्फेक्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट्स है। इसमें जो है ना लंग्स का जो सरफेस एरिया ना वो कम पड़ जाता है, ठीक है। लाइक ये आप डायग्राम देखें एल्व्यूलाई की, आपको पता है ना कि हमारे लंग्स में एल्व्यूलाई होती है, ये सरफेस एरिया देखें और इसका सरफेस एरिया देखें, यानी सरफेस एरिया जो सरफेक्टेंट्स जब शॉर्ट हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, आइडियोपैथिक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस caused by excessive accumulation of bile pigment in the tissue and plasma conjugate, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, बच्चे की जो स्किन है, बच्चे की आई येलोइश होना शुरू हो जाती है बाइल पिगमेंट का की जो है ना एक्सेसिव एक्यूमुलेशन से। बाइल पिगमेंट आपको पता है ना कि जो है ना वो एक क्या उसको बोलते हैं, अब कैसे बताऊँ मैं। अच्छा, बाइल पिगमेंट जो है ना आप थोड़ा सा सर्च करें, आपको पता चल जाएगा इसकी एक्सेसिव सेक्रेशन से ये होगा। नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल लेवल इसका है 0.1 एंड 1.2 mg, ठीक है, ये नॉर्मल है। टाइप्स इसके क्या हैं जी, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल और एक तो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, इसमें येलोइश डिस्कलोरेशन ऑफ वाइट पार्ट ऑफ आई एंड स्किन इन न्यूबॉर्न ड्यू टू द हाई बाइल पिगमेंट लेवल, ठीक है। इसमें जो है ना बाइल पिगमेंट ज़्यादा होने की वजह से आई जो का वाइट पार्ट जो होता है ना वो येलो हो जाता है और स्किन येलो हो जाती है। और पैथोलॉजिकल स्वेयर फ्रॉम द जॉन्डिस कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal हाई bilirubin levels appearance within 24 hours रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत स्वेयर होता है पैथोलॉजिकल, और इसको जो है ना मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, और ये अपेयर होता है 24 घंटों बाद, ठीक है। इसमें जो है ना बाइल पिगमेंट लेवल जो है ना वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है, एक तो होता है ना हाई, एक होता है एबनॉर्मली हाई, वो ज़्यादा ही हाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका डिफरेंस क्या है, इसका टाइम पीरियड का डिफरेंट है जस्ट। ये जो है ना फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है वो 24 आवर्स इट नेवर अपेयर इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ, यानी ये जो है ना 24 घंटों में अपेयर नहीं होता, और ये 24 घंटों में जो है ना पैथोलॉजिकल अपेयर हो जाता है, ठीक है। जस्ट इतना सा फर्क है। इसलिए ये देखेंगे कॉजेज, हाँ कॉजेज भी लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। दोनों जो है ना डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ये फिजियोलॉजिकल कॉमन है और पैथोलॉजिकल स्वेयर होता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड ये होता है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसमें डार्क यूरिन नहीं होता और इसमें पेल स्टूल और डार्क यूरिन होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग की जाए, एडुकेट हाइड्रेशन और पार्टोग्राफी, यानी यूज़ ऑफ लाइट टू ब्रेक बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट या इसके लेवल को कम करने के लिए हम फोटोग्राफी करते हैं, यानी लाइट का यूज़ करके उसको ब्रेकआउट करते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं, इसमें भी पार्टोग्राफी करते हैं, मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सर्जरी करवा सकते हैं बस, ठीक है। फिर आ जाता है जी हमारे पास कन्वोल्यूशन इन न्यूबॉर्न,
शॉर्ट सा क्वेश्चन है। कन्वोल्यूशन का मतलब है अब नॉर्मल सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ब्रेन ऑफ द न्यूबॉर्न इसका कन्वोल्यूशन ऑफ न्यूबॉर्न, यानी बच्चे का जो ब्रेन है ना उसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन। ठीक है, इसकी कॉजेज़ क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें बहुत तरतीब के साथ लिखी हुई है। अब वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है। साइन एंड सिम्टम्स इसमें लिथार्जी है, जर्किंग है, स्किन कलर चेंज हो जाएगा, हाई पिच क्राई हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसका हमने क्या एंटी कन्वोल्यूशन मेडिसिन देनी है और स्पॉटिव केयर करनी है, मॉनिटर करना है बच्चे को। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि हाइपो मीन कहते हैं कम होना। ठीक है, हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न ऑकर व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, यानी नॉर्मल से जब कम हो जाता है ना उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसकी कॉजेज़ हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, इंजरीज ऑफ न्यूबॉर्न देख लेते हैं। इंजरीज ऑफ न्यूबॉर्न, इंजरी ऑफ द हेड और अदर इंजरीज, ये दो टॉपिक है इसमें मेन और बहुत आसान है। इंजरीज ऑफ हेड में जो है ना दो जो है ना वो चीज़ें हैं, स्फेलो हिमाटोमा और कैप्टर सक्सीडेनम। स्फेलो हिमाटोमा का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल बोन। ठीक है, स्फेलो हिमाटोमा, हिमाटोमा कहते हैं ब्लड को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ब्लड की जो है ना कलेक्शन हो जाती है बीनीथ द सरफेस एरिया ऑफ द स्किन स्कल बोन में। और कैप्टर सक्सीडेनम का मतलब है स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी बच्चे का जो सारा ना स्वेल हो जाता है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, पानी के एक्यूमुलेशन से। ठीक है, इसकी कॉजेज़ क्या है, स्फेलो हिमाटोमा की कॉज है जी बर्थ ट्रॉमा और कैप्टर सक्सीडेनम की कॉज है जी प्रेशर ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे के समय ना पानी जो है ना, ये डायग्राम देखें आप, समझ आ रही है आपको? पता है टाइम क्या हो रहा है, शायद 1 या 2 का टाइम हो गया, तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, स्फेलो हिमाटोमा जो है ना उसकी आगे जो है ना वो ये डिफरेंस भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, स्फेलो हिमाटोमा में जो है ना वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है जी, जॉन्डिस हो जाता है और कैप्टर सक्सीडेनम में जो है ना अनीमिया हो जाता है पेशेंट को, बच्चे को। अच्छा, अदर इंजरीज जो है ना वो है स्किन इंजरी, मसल्स इंजरी है, नर्व इंजरी है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है और वेस्कुलर इंजरी। ठीक है, वेस्कुलर इंजरी। ठीक है, इन सारी इंजरीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना डिफ़ाइन कर लेनी है। ये वैसे इतनी जो है ना इसके ऊपर नोट नहीं आता। ये देखिए जिस तरह मैंने आपको इधर करवाई है ना, यानी स्किन इंजरी में जो है ना क्या होगा, स्किन पे कोई टेयर हो जाएगा, कट लग जाएगा। ठीक है, मसल इंजरी में जो है ना लैक्रेशन या स्ट्रेन हो जाएगा। नर्व इंजरी में ये फेशियल पाल्सी है, ब्रैकियल पाल्सी है। ठीक है, और पाल्सी है, ये इस तरह के 2-3 जो है ना वो जो साइंटिस्ट के नाम्स हैं और 2-4 जो है ना ये आपने करना है। फ्रैक्चर्स में स्कल बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं, स्पाइनल कोड फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेशन यानी शोल्डर की डिसलोकेशन होगी, हिप जा जॉइंट्स और की डिसलोकेशन को जो है ना इसमें आएगी। और विजुअलर इंजरीज़ में लीवर या किडनी इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी। ठीक है, ये अदर इंजरीज़ हैं। 13वां क्वेश्चन जी, इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न, इन्फेक्शन इज स्टिल ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द न्यूनेटल डेथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। आपको पता है कि इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। इसका मोड क्या है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। इसका जो ये मोड, इस दौरानिया में बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है जी, बच्चे को आइसोलेट किया जाए, हाइजीन स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ किया, ब्रेस्ट फीडिंग, मॉनिटरिंग, कोड केयर और वैक्सीनेशन और प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाए तो ये इस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन जी क्या है जी, 2 टाइप्स हैं इसकी, ये एक है जी सीरियस और एक है सिस्टमेटिक। ठीक है, सीरियस टाइप ये है। ठीक है, सीरियस टाइप कौन कौन सी है जी, आई ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम, स्किन इन्फेक्शन, अम्बिलिकल इन्फेक्शन और ओरल थ्रश है। ये क्या है जी, सीरियस प्रॉब्लम है और ये सिस्टमेटिक है। ठीक है, जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेप्टिसीमिया है। ठीक है, मेनिंजाइटिस है और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इसके ये सारी डिफाइंस हैं, साइन एंड सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये सारे जो है ना आपने जस्ट थोड़ा थोड़ा करना है। राइट अ नोट ऑन डायरिया। डायरिया आपको पता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लूज वाटर स्टूल मोर फ्रिक्वेंट देन नॉर्मल। ठीक है, उसको हम डायरिया बोलते हैं। इन्फेक्शन, एलर्जी, फीडिंग इशू, एंटीबायोटिक्स, इसकी वजह से डायरिया होता है। साइन एंड सिम्टम्स में लूज स्टूल है, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस होगा, क्रम्पिंग, पेन होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है जी, फ्लूइड हम देंगे और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, मेडिकेशन देंगे, प्रॉपर हाइजीन, सेफ फूड, सेफ वाटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं जी पैल्विक इन्फेक्शंस हेमाटोमा। ये इंपॉर्टेंट है, डाइट नोट ऑन पैल्विक इन्फेक्शंस हेमाटोमा। एक्युलेक्शन ऑफ द ब्लड इन पैल्विक कैविटी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा, सर्जरी और चाइल्ड बर्थ। अच्छा जी, पैल्विक कैविटी के गिर्द जो है ना ब्लड का जमा हो जाना ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से या चाइल्ड बर्थ की वजह से। इसकी टाइप क्या है जी, ठीक है,
इंफ्रालेटिव और सुप्रालेटिव। इंफ्रालेटिव कॉमन है और सुप्रालेटिव जो है वो रेयर है। इंफ्रालेटिव हेमाटोमा इसकी डिफ़ाइन है, इसका सिम्टम्स हैं और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा आपको समझा दूँ इंफ्रालेटिव किसको बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो द लेविटर एनी मसल्स ऑकरिंग इन द वल्वा एंड वजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रालेटिव लेविटर हेमाटोमा। ये देखें जी, ये जो है लेविएटर एनी मसल्स है, अगर बीनीथ यानी जो है लोअर पार्ट पे जो है ना ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी तो उसको हम इंफ्रा लेविएटर हिमाटोमा बोलेंगे। और अगर इसके साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट भी आपने देख लेना है, ठीक है। और अगर जो है ये ऊपर वाली साइड पे जो है ना ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी तो हम उसको सुप्रा लेविएटर हिमाटोमा बोलेंगे, ठीक है। इसके भी इसी तरह साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज़ वगैरह हैं। रप्चर यूट्रस की कॉजेज़ आपको आ सकती हैं, ठीक है। रप्चर यूट्रस की कॉजेज़ क्या हैं जी, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, प्रीवियस ट्रॉमा है, इसके अलावा फंडल प्रेशर, शोल्डर डिस्टोशिया और फेस डाउनवर्ड। इसके अलावा है प्रीवियस सी सेक्शंस, इंडक्शन ऑफ लेबर, मल्टीपारा एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से जो है ना वो ये आता है पेपर में। कॉजेज़ ऑफ रप्चर यूट्रस अच्छे से करना है, ठीक है। अल्ट्री प्राइमरी ग्रेविटा वो औरत होती है जो कि वुमेंस हैविंग देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट ओल्ड अबव द एज ऑफ 30 ईयर, यानी 30 साल के बाद जिस औरत को प्रेगनेंसी होती है उसको हम अल्ट्री प्राइमरी ग्रेविटा कहते हैं। अच्छा जी, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हैं जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लें, ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग प्यूपेरियम, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैनेजमेंट ऑफ एल्डरी प्राइमरी ग्रेविटा में इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री नेटल केयर करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग, सोनोग्राफी, फीटल मॉनिटरिंग, सारा कुछ होगा, ठीक है। फिर है जी ग्रैंड मल्टीपारा। ग्रैंड मल्टीपारा इट इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेंस हु हैव गोट प्रीवियस 4 और मोर बर्थ, जिसको हम जिसके 3 से 4 से 5 बच्चे हुए ना उसको ग्रैंड मल्टीपारा बोलेंगे, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग जो है वो प्यूपेरियम देखनी है और इसकी जो है ना मैनेजमेंट हमने करनी है। फिर आ जाता है जी न्यू नेटल, ठीक है। न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है, और नेटल का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। ये जी वर्ड का मतलब डिफाइन क्या है जी, इंटेंसिव केयर यूनिट स्पेशलाइजिंग इन द केयर ऑफ इल और प्री मेच्योर न्यूबॉर्न इन्फेंट, जो है ना इल कमज़ोर बीमार बच्चों के लिए, जो हम प्री मेच्योर बच्चों के लिए एक यूनिट बनाते हैं ना उसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। 4 इसके लेवल है। पहला लेवल है इसमें बेसिक न्यूबॉर्न केयर की जाती है। क्या की जाती है, बेसिक न्यूबॉर्न केयर की जाती है। दूसरे लेवल में स्पेशल नर्सरी केयर प्रोवाइडेड माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन, यानी बच्चे की माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन है ना तो उसको हम लेवल 2 में देंगे, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड केयर होती है। इसमें लेवल 3 में जो है ना एडवांस न्यूनेटल केयर की जाती है, यानी थोड़ी सी एडवांस होती है, पहले दूसरे से थोड़ी सी एडवांस होती है। और चौथे में जो है ना हाईली स्पेशलाइज्ड केयर फॉर इल बेबी, इसमें चौथे लेवल में जो है ना हाईली जो है बच्चे को केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया और गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट कर दे कि आपको समझ आ गई छठे चैप्टर की, और ज़रूर जो है ना ये नोट्स बने हुए हैं इसके थ्रू तैयारी करें। रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं मज़ीद जो है ना मेरे से जो है ना वो नहीं होता। और आपको ये मैंने बुक्स भी दिखानी थी, प्रैक्टिकल कॉपीज़ भी दिखानी थी, रेडी किस तरह करनी है, इनके PDF भी मेरे पास मौजूद है, खाली भी मिल जाएगी आपको, फिल भी मिल जाएगी, जैसी चाहिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारे CMW, LHV पार्ट 1 2 CMW CM ने, ठीक है, सारे जो बुक्स हैं ना ये मेरे पास मौजूद हैं। ये पास्ट पेपर्स, ठीक है, ये भी लें, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये उर्दू इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, और हर ज़ुबान में है, यानी पश्तो भी है, खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड के लिए भी है, और ठीक है पठान पठून सारे जो है ना ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें जी CMW कितनी ज़बरदस्त बुक लिखी हुई है और इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका ज़बरदस्त पेपर, नोट्स लें, पार्ट्स पेपर लें और आपको बुक करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।